देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के अंदर संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया है। बताएंगे कौन कौन से बड़े मुद्दे उठाए गए हैं दोस्तों राहुल गांधी की ओर से, और क्या हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है। बताएंगे आपको इलेक्शन को टालने के लिए पहुंचे हैं भाजपाई, बताएंगे इसके पीछे क्या तर्क दिए जा रहे हैं दोस्तों। वहीं पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के लोग सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर भिड़ गए हैं। वहीं पर महाराष्ट्र के अंदर भरी बारिश में भारी संख्या में उतरे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ साथ महागठबंधन के लोग। बताएंगे दोस्तों किस तरीके से नारेबाजी की गई है और कैसे किया गया है प्रदर्शन। वहीं पर मायावती को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल, तो अखिलेश यादव का चढ़ गया पारा दोस्तों। जोरदार तरीके से बीजेपी को लगाई है फटकार, साथ साथ मायावती ने भी भाजपा को जोरदार तरीके से निशाने पर लिया है और अखिलेश यादव को समर्थन करने के लिए आभार व्यक्त किया है दोस्तों। बताएंगे क्या इसके बाद गठबंधन को लेकर मिल रहे हैं बड़े संकेत, और राज ठाकरे ने मात्र 48 घंटे देने को कहा है। बताएंगे क्या 48 घंटे के अंदर दिखाना चाहते हैं कि कैसे चलेगी सरकार। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने भी जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार और बुलडोजर के अन्याय के खिलाफ जोर शोर से आवाज उठाई है। साथ साथ हरियाणा के अंदर एक और बड़े दिग्गज नेता ने कांग्रेस पार्टी का थामा है दामन। बताएंगे कौन है ये और इनके आने से किस तरीके के समीकरण में बदलाव देखने को मिलेगा दोस्तों। एक एक करके चलेंगे देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर हरियाणा के चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि तमाम ओपिनियन पोल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार टाटा अलविदा बाय बाय और कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनती दिखाई दे रही है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा कि क्यों चुनाव टालने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। क्या ये जो तर्क दिया जा रहा है कि लोग छुट्टी पर चले जाएंगे, इस तर्क में कोई दम है या फिर खुद भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है चुनाव कराने को लेकर, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रायबरेली के सांसद पहुंचे प्रयागराज। पहली बार संविधान को लेकर चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी ने एक बड़ा सा भाषण दिया है दोस्तों। इस दौरान उन्होंने आगे की रूपरेखा तय कर दी है। उन्होंने सुल्तानपुर में मोची से की मुलाकात को लेकर भी जिक्र किया है। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि मैंने मिस इंडिया की पूरी लिस्ट देखी है, उसमें एक भी दलित और ओबीसी नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल दोस्तों जातीय जनगणना कराए जाने की बार बार मांग की जा रही है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि 90% लोग हमारे देश के सिस्टम में ही नहीं है, अल्पसंख्यक भी इसी में ही आते हैं। मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाली, मुझे लगा कि इसमें एक तो दलित आदिवासी महिला होंगी, लेकिन इस लिस्ट में ना एक दलित है, ना आदिवासी है, ना ओबीसी समाज का कोई व्यक्ति है। 90% आबादी का अगर प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है तो इसका सीधा मतलब कुछ ना कुछ सिस्टम में ही झोल है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की जातीय जनगणना कराने की मांग राहुल गांधी एकदम सही कर रहे हैं और इतनी बड़ी आबादी अगर सिस्टम में नजर नहीं आ रही तो कोई ना कोई बड़ा झोल है। आप लोग अपनी राय जुड़ी करता है। साथ साथ जातीय जनगणना से बच रही है भारतीय जनता पार्टी, हमारा लक्ष्य संविधान बचाना है। प्रयागराज में राहुल गांधी ने किया है ऐलान दोस्तों। फिर वो बोले कि कुछ दिन पहले मैं रायबरेली गया था, वहां मुझे मोची की दुकान दिखी, इसलिए मैं वहां जाकर बैठ गया। मैं समझना चाहता था कि आखिर वो कैसे काम करते हैं। बातचीत में उन्होंने बताया राहुल गांधी जी, जीवन में सिर्फ मेरे पिता ने मेरी इज्जत की और किसी ने मेरी इज्जत नहीं की। ये सुनने के बाद मैं सोच रहा था कि इतना हुनर होने के बाद उन्हें किसी ने इज्जत नहीं दी। देश में ऐसे हजारों लोग हैं जिसके साथ ऐसा हर रोज हो रहा है। राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद वहां पर मौजूद लोगों ने तालियां बजाते हुए राहुल गांधी की इस बात का समर्थन किया है कि देश के अंदर एक बड़ा वर्ग है जिनको सम्मान तक नहीं मिल पा रहा है। इसी के साथ में दोस्तों हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को क्या अब हार का डर सताने लगा है? यही बड़ा कारण है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव टालने की मांग कर रही है दोस्तों। हरियाणा बीजेपी ने चुनाव आयोग को लेटर लिखकर विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने की मांग की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने लेटर में कहा कि 28 और 29 सितंबर को शनिवार रविवार है, 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती की छुट्टी है। इतनी लंबी छुट्टी में वोटर बाहर घूमने के लिए चला जाता है, इससे वोटिंग परसेंटेज कम हो जाता है। बड़ौली ने लेटर में यह बताया कि 2 अक्टूबर को राजस्थान में मुकाम धाम में आज सोच का मेला शुरू होने वाला है। यह बिश्नोई समाज का बड़ा धार्मिक कार्यक्रम होता है। इस मेले में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली से लोग पहुंचते हैं। हरियाणा में बिश्नोई समाज की जनसंख्या काफी ज्यादा है, इसका असर भी वोटिंग में देखने को मिलेगा। मालूम हो कि चुनाव आयोग 16 अगस्त को हरियाणा में चुनाव का ऐलान कर चुका है दोस्तों। ऐसे में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव टालने की मांग कर रही है और इसे आगे बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। क्या चुनाव आयोग इस बात को लेकर रेडी होगा? ये बड़ा सवाल है। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर दीपेंद्र हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनाव टालने की मांग किए जाने पर कहा कि हरियाणा बीजेपी ने चुनाव आयोग को चुनाव टालने के लिए लेटर लिखा है, जो ये दर्शाता है कि बीजेपी चुनाव में किस कदर घबरा गई है। अपनी हार सामने देख सत्ताधारी पार्टी के द्वारा बचकाने तर्क दिए जा रहे हैं, क्योंकि उसके पास ना कोई मुद्दा है, ना जनता को बताने लायक कोई काम या कोई उपलब्धि है, ना ही टिकट देने लायक 90 उम्मीदवार है। इसलिए बीजेपी छुट्टी का बहाना बनाकर चुनाव को टालने की साजिश रच रही है। हरियाणा के मतदाता बेहद जागरूक है, वो कहीं छुट्टी मनाने नहीं जाएंगे, बल्कि बीजेपी की छुट्टी करने के लिए भारी संख्या में मतदान केंद्र पर आकर वोट करेंगे। यानी दोस्तों जब विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी इसे लेकर कोई दिक्कत नहीं है उन्हें, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मांग क्यों कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि जितने वोटर बाहर घूमने के लिए जाएंगे वो उनके वोटर होंगे? ये तो अपने आप में ही मानना एक तरीके से बीजेपी
के अहंकार को दिखाता है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, एक मीडिया के कार्यक्रम के दौरान बहन कुमारी मायावती को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और बीजेपी के विधायक ने गलत टिप्पणी का इस्तेमाल कर दिया। राजेश चौधरी की ओर से टिप्पणी करते हुए कहा गया कि मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, जिसमें से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाकर गलती कर दी। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के एक भाजपा के विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश की एक भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाई के मन में महिलाओं, खासतौर पर वंचित शोषित समाज से आने वाली महिला के प्रति कितनी कटुता भरी हुई है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह पर है, लेकिन एक महिला के रूप में उनका सम्मान खंडित करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। भाजपा लोकतंत्र का अपमान कर रही है। बिना किसी आधार के आरोप लगाना कि वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, यह बेहद आपत्तिजनक है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने के लिए कहा है, वरना माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ही इस तरीके के विचारधारा रखती है। दोस्तों, इसके बाद मायावती की ओर से भी अखिलेश यादव की तारीफ की गई है। उन्होंने अखिलेश यादव के इस बयान के बाद उनका आभार व्यक्त किया है और भारतीय जनता पार्टी को फटकार लगाई है। दोस्तों, मायावती कहती है कि सपा प्रमुख ने मथुरा जिले के एक विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब देकर बीएसपी प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है। इसके लिए उनकी पार्टी का आभार यानी मायावती समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा दिए गए बयान का समर्थन कर रही है। दोस्तों, क्योंकि उन्होंने तारीफ की है और इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि पार्टी को भाजपा के इस विधायक के बारे में ऐसा लगता है कि उसकी अब बीजेपी में कोई पूछ नहीं है, इसलिए वो बसपा प्रमुख के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करके सुर्खियों में आना चाहता है, जो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि भाजपा को चाहिए कि वह इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे। यदि वह दिमागी तौर पर बीमार है तो इसका इलाज भी जरूर कराए, वरना इसके पीछे बीजेपी का कोई षड्यंत्र ही नजर आता है। यह कहना भी गलत नहीं होगा। यदि बीजेपी अपने विधायक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करती है तो फिर इसका जवाब पार्टी के लोग अगले विधानसभा चुनाव में उसकी जमानत जब्त करवा के तथा वर्तमान में होने वाले 10 उपचुनाव में इस पार्टी को जरूर सबक सिखाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, मायावती की ओर से भारतीय जनता पार्टी को कहा गया है कार्रवाई करने के लिए। वहीं पर महाराष्ट्र के अंदर पहले तो महाराष्ट्र बंद बुलाया गया, इसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद शरद पवार के कहने के बाद उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के साथ साथ सारी महाविकास अघाड़ी गठबंधन की पार्टियों ने कहा कि वो विरोध जरूर करेंगे लेकिन महाराष्ट्र बंद नहीं करेंगे। इसके बाद भारी बारिश हुई, लेकिन इसके बावजूद इंडिया गठबंधन के सारे नेता मौजूद थे। दोस्तों, सबने अपने मुंह पर काली पट्टी बांध रखी थी, हाथ पर काला पट्टा बांध रखा था और विरोध करते हुए बदलापुर वाले मामले को लेकर भाजपा सरकार को घेर रहे थे। दोस्तों, और महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ा मामला राज्य के अंदर सामने आया है, तो विपक्ष के लोग एकजुटता के साथ विरोध कर रहे हैं। साथ साथ अपनी तीखी बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कानून का कोई डर नहीं है और मैं इस बात के लिए पुलिस को जिम्मेदार नहीं मानता। उन्होंने दावा किया कि अगर जनता 48 घंटे दे दे तो पूरे महाराष्ट्र को साफ करके दिखा देंगे। राज ठाकरे एक कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में कानून का कोई डर नहीं है, मैं इस बात के लिए पुलिस वालों को कोई जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। उनके ऊपर सरकार का दबाव होता है, लाठीचार्ज या फिर किसी परिस्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है। आपको लगता होगा राज ठाकरे कुछ भी बोल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। मैं ये बहुत गंभीर होकर बोल रहा हूं। एक बार राज ठाकरे के हाथ में महाराष्ट्र की सत्ता दे दो, सरकार कैसे चलाई जाती है मैं करके दिखाऊंगा। अब देखते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र के लोग क्या उनके इस बात का समर्थन करेंगे। कुल मिलाकर लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मामला है। महाराष्ट्र सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। साथ साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेता के घर पर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर पार्टी के बड़े बड़े नेता भी अब खुलकर सामने आने लगे हैं। दोस्तों, और मध्य प्रदेश सरकार की कार्रवाई के खिलाफ जमकर टिप्पणियां की गई है और पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया गया है। प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि अगर कोई किसी अपराध का आरोपी है तो उसका अपराध और उसकी सजा सिर्फ अदालत तय कर सकती है, लेकिन आरोप लगते ही अपराधी के आरोपी के परिवार को सजा देना, उसके सिर से छत छीन लेना, कानून का पालन ना करना, अदालत की अवहेलना करना, आरोप लगते ही आरोपी का घर ढहा देना, यह न्याय नहीं है, यह बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। कानून बनाने वाले, कानून के रखवाले और कानून तोड़ने वालों में फर्क होना चाहिए। सरकारें अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। कानून, संविधान, लोकतंत्र, मानवता का पालन, सभ्य समाज में शासन की न्यूनतम शर्त है। जो राज धर्म नहीं निभा सकता वह ना तो समाज का कल्याण कर सकता है, ना देश का कल्याण कर सकता है। बुलडोजर न्याय पूरी तरीके से अस्वीकार्य है, ये बंद होना चाहिए। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हरियाणा में बढ़ रहा है कांग्रेस पार्टी का कुनबा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के शंखनाद के साथ ही नेताओं के दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच पूर्व बीजेपी के नेता महेश दाइमा ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। महेश दाइमा दिल्ली में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद महेश दामा ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिद्धांतों की पार्टी है। जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल तक का कार्यकाल अपना पूरा किया था, उसमें उन्होंने गुरुग्राम के साथ पूरे हरियाणा के अंदर विकास की बयार बहाई थी और इसके बाद आगे उन्होंने कई सारी और बातें कही है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तत्कालीन सरकार ने गुरुग्राम में कई योजनाएं चलाई, उन्हीं की नीति को देखते हुए हम लोग वापसी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में रहकर काम करेंगे। हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन जो पार्टी का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। मेरी कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग हुई है। मैं क्षेत्र की जनता को कहना चाहता हूं कि गुरुग्राम एक महत्वपूर्ण सिटी है। कोई भी सरकार के कल्याण के लिए बनती है, लोगों के वेलफेयर के लिए बनती है, इसीलिए मिलकर काम करना है। चुनाव में भी एकजुटता के साथ आगे बढ़ना है। टिकट को लेकर पार्टी आलाकमान तय करेगा। साथ साथ दोस्तों, प्रोफेसर दिलीप मंडल
मंडल को भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से मीडिया एडवाइजर बनाया गया। इसके बाद सबसे पहले उन्होंने अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज किया है। जो पहले पेरियार के समर्थक दिखाई देते थे, अब उन्होंने अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते हुए बाबा साहब अंबेडकर और गौतम बुद्ध की तस्वीर लगाई है। दोस्तों इसी के साथ में उन्होंने अपने पुराने कई सारे ट्वीट को डिलीट मारा है। इसे लेकर डिटेल में जानकारी देते मोहम्मद जुबैर ने बताया कि भाजपा में ज्वाइनिंग से पहले सारे नेता पहले अपने पुराने ट्वीट को डिलीट मारते हैं, क्योंकि भाजपा विरोध करते ही उनको पॉपुलैरिटी मिलती है और लोग उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार की वो लोग पोल खोलते हैं। लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर कोई पोस्ट दे दिया जाता है, कोई ऑफर दिया जाता है, उसको स्वीकार करते हुए भाजपा में चले जाते हैं। ऐसा ही दिलीप मंडल कुछ दिनों से बीजेपी का गुणगान गा रहे थे, नरेंद्र मोदी सरकार की एक आलोचना नहीं करते बल्कि सारी चीजों पर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। भाजपा के समर्थक नरेंद्र मोदी के फैसले को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, समर्थन नहीं कर पा रहे थे, उसे भी दिलीप मंडल जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसके बाद लोग कह ही रहे थे कि कुछ ना कुछ होने वाला है, तो अब उनको एक सरकारी पद दे भी दिया गया है। दोस्तों साथ साथ जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तैयारी, निर्वाचन आयोग ने 400 से अधिक पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की है, जिन पर चुनाव प्रचार और पूरी प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा और चुनावी खर्चे पर निगाह रखने की जिम्मेदारी होगी। चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यों के लिए तैनात किए गए पुलिस और सुरक्षा पर्यवेक्षकों के साथ बैठकें की है और कई सारी जिम्मेदारी उनको दी गई है। पर्यवेक्षकों को सख्त निर्देश है कि वे सभी दलों, उम्मीदवारों, मतदाताओं के साथ शिकायतों के समय पर निवारण के लिए उपलब्ध रहे। इस संबंध में किसी भी शिकायत को आयोग द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा। इसी सिलसिले में दफ्तर में किसी जिम्मेदार अधिकारी को उपस्थित सुनिश्चित करना पड़ेगा। साथ साथ दोस्तों पर्यवेक्षकों की डिटेल जैसे मोबाइल, लैंडलाइन नंबर और ईमेल पता के साथ साथ और भी चीजें व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा। कुल मिलाकर पर्यवेक्षकों को नियुक्त करके चुनाव को पूरी तरीके से निष्पक्ष बनाने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं किस तरीके से काम करते हैं पर्यवेक्षक। साथ साथ जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पार्टी ने अब तक 6 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल कर दिए हैं और जल्द अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। 9 नामों पर चर्चा हो रही है, जिसमें 6 को मंजूरी दे दी गई है। बाकी नामों पर भी सहमति बनते ही लिस्ट जारी कर दी जाएगी। साथ साथ दोस्तों अब कहीं कोई सीट पर मजाक नहीं होगा, यानी सारी सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार हो गए हैं राज ठाकरे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इस बार सारी सीटों पर हम लोग उम्मीदवार उतार रहे हैं, चाहे नागपुर है या कोई भी सीट हो, हर जगह उम्मीदवार उतरेंगे। दरअसल पिछली बार जब असेंबली के इलेक्शन हुए तो एमएनएस की ओर से वर्ली सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारा गया था। वर्ली वही विधानसभा की सीट है जहां से चुनाव लड़ते हैं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, और इस बार आदित्य ठाकरे के सामने उम्मीदवार उतारा जाएगा। वर्ली सीट पर भी उम्मीदवार उतारा जाएगा, यह बात स्पष्ट कर दी गई है राज ठाकरे के द्वारा। उन्होंने कह दिया है कि वर्ली हो या नागपुर हो, कोई सी सीट हो, हर जगह उम्मीदवार उतारे जाएंगे। यानी इस बार आदित्य ठाकरे के लिए इतना आसान चुनाव नहीं होने वाला है। जो भी जानकारी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। दोस्तों साथ साथ कागल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक भारतीय जनता पार्टी के नेता और देवेंद्र फडणवीस के करीबी समरजीत घाटगे के कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर रैली निकाली है। इस दौरान समरजीत घाटगे 3 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी छोड़कर शरद पवार गुट में शामिल होने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले समरजीत घाटगे ने कोल्हापुर में अपने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और इस दौरान शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल भी मौजूद रहे। इस मौके पर जयंत पाटिल ने कहा कि समरजीत घाटगे के पार्टी प्रवेश समारोह में खुद शरद पवार मौजूद रहेंगे। उन्होंने विश्वास जताया है कि इस पार्टी प्रवेश में महाराष्ट्र विधानसभा की तस्वीर बदल जाएगी। साथ ही उन्होंने समरजीत के समर्थकों से कहा है कि वो अब मैदान में उतर जाए और पार्टी के लिए काम करें, एनसीपी पार्टी को और ज्यादा मजबूत करें। साथ साथ दोस्तों पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि हम लोग गणना करने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कितने वोटों से जीतेंगे ये हमारा टारगेट है, जीत तो हमारी फिक्स हो ही गई है। साथ साथ कुमारी सैलजा हरियाणा के चुनाव को लेकर कहती है कि हरियाणा में क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी का कोई दलित मुख्यमंत्री बन सकता। देश में अनुसूचित जाति ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा समर्थन दिया है। कुमारी सैलजा के इस बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि अब हरियाणा के अंदर कुमारी सैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में एक नया गुट बन सकता है। दोस्तों दरअसल कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में गुटबाजी को लेकर बार बार सवाल खड़े किए जाते रहे हैं और पार्टी हमेशा इस बात का खंडन करती रही है कि कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन कुमारी सैलजा का यह बयान देना वो भी चुनाव से पहले कहीं ना कहीं संकेत है कि वो अपने दावेदारी को मजबूत करना चाहती है और एक तरीके से पार्टी में इससे गुटबाजी ही बढ़ेगी। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर बताएगा। साथ साथ मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह बोले, कहा मोदी सरकार ने देश को गृह युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों लोग इसके लिए जिम्मेदार है, ना संविधान मानने को तैयार है, ना आज अदालत का देश में कोई वजूद रह गया है। 18,000 निचली अदालतों में सुप्रीम कोर्ट ताला लगा दे, अब अदालतों की जरूरत नहीं है। यानी जब बिना अदालत के पूछे हुए इस तरीके से बुलडोजर अन्याय का इस्तेमाल किया जा रहा है तो फिर अदालत के साथ साथ भारतीय लोकतंत्र के सारे स्तंभों का अपमान है। साथ साथ दोस्तों अब्दुल सत्तार ने वोटर लिस्ट में डलवाया नाम, महागठबंधन में घटक दल ने लगाया महागठबंधन नेता पर गंभीर आरोप। दरअसल दोस्तों राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारी अब जोर शोर से शुरू हो गई है। इसी पृष्ठभूमि में छत्रपति संभाजी नगर के विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग लिस्ट में जबरदस्ती नाम डालने का आरोप लगा है। दिलचस्प बात यह है कि आरोप महागठबंधन के घटक दल ने ही महागठबंधन के नेता पर आरोप लगाए हैं। ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया गया है। बीजेपी की ओर से कहा गया कि संरक्षक मंत्री अब्दुल सत्तार ने अपना नाम डलवाया है। इस संबंध में बीजेपी की ओर से प्रशासन को शिकायत पत्र भी दे दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले उद्धव ठाकरे गुट के नेता चंद्रकांत खेरे ने आरोप लगाया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब्दुल सत्तार के खिलाफ मोर्चा खोला है। इस सब की पृष्ठभूमि में अनुमान लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में सिलोड़ विधानसभा क्षेत्र में बड़ी रस्साकसी चल रही है। आरोप यह है कि सिलोड़ विधानसभा में 27
6000 दोहरे नाम वाले लोगों की शिकायत सामने आई है जो कलेक्टर को कर दी गई है। दोस्तों ये भी आरोप लगाया गया है कि मुस्लिम समुदाय के 85% लोग दोहरे नाम वाले हैं। बीजेपी ने ये मांग की है कि दोहरे नाम वालों को तुरंत हटाया जाए। इससे पहले उद्धव ठाकरे गुट के नेता और पूर्व सांसद ने भी कई आरोप लगाए थे। दोस्तों कुल मिलाकर महाराष्ट्र में कई सारी ऐसी अजीबोगरीब खबर सामने आ रही है जहां पर गठबंधन के लोग दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। साथ साथ वक्फ विधेयक पर एनडीए में आपस में फूट देखने को मिल रही है। लोजपा और तेलुगु देशम पार्टी के साथ साथ नीतीश कुमार की जेडीयू भी आपत्ति दर्ज करवा रही है। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को लेकर छपी रिपोर्ट एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने पहले ही विधेयक पर सवाल खड़े कर दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने भी यही किया है। माना जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी मुसलमानों के हित की रक्षा के लिए प्रस्तावित कानून में बदलाव चाहती है जिसकी आबादी राज्य में 18% के आसपास है, जहां अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले और जेडीयू विरोध कर रही है। साथ साथ दोस्तों मणिपुर टेप को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। द वायर की एक रिपोर्ट सामने आ रही है। एक बैठक जिसके बारे में एक विश्वसनीय स्रोत का कहना है कि इसे पिछले साल इम्फाल में एन बीरेन सिंह के आवास पर उनके द्वारा संबोधित किया गया था कि कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई दे रही है जिसमें आवाज बताया जा रहा है मणिपुर के मुख्यमंत्री की। ये आवाज मई 2023 के कांगपोक्पी गांव के एक भीड़ के द्वारा निर्वस्त कर घुमाई गई कुकी जो समुदाय की 2 महिलाओं द्वारा दायर उनके यौन उत्पीड़न और साथ में बलात्कार की शिकायत पर संदेह जताते हुए सुनी जा सकती है। पिछले साल जुलाई महीने में 2 महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ था। दोस्तों इस पूरे मामले पर जोरदार तरीके से आक्रोश देखने को मिला था। ऑडियो रिकॉर्डिंग में मुख्यमंत्री की बताई जा रही आवाज में महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराध को हल्के फुल्के ढंग से लेते हुए मैतेई नागरिक समाज समूहों की लानत मलामत करते हुए सुना जा सकता है कि वे उनके पक्ष में सामने नहीं आए और उन्होंने दबंगई और गर्व के साथ ये नहीं कहा कि हम मैतेई ने ही उन महिलाओं को उग्र भीड़ से बचाया। इस रिकॉर्डिंग में वक्ता कहता है कि हमें कितनी बुरी तरीके से शर्मिंदा किया गया है, हमें उन्हें बचाने, उन्हें कपड़ा पहनाने और उनके घर भेजने का श्रेय लेना चाहिए था। दवायर की इस बात की पुष्टि कर सकता है कि 48 मिनट की ऑडियो वर्तमान में मणिपुर के जातीय हिंसा की जांच कर रहे आयोग के समक्ष जमा कराई गई है। कुल मिलाकर दोस्तों इस ऑडियो में कई सारे और भी बड़े खुलासे हुए और मुख्यमंत्री के रोल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जवाब भाजपा के लोगों को देना है। साथ साथ दोस्तों लोगों ने निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर चुनाव टालना चाहती है तो कहा गया कि यह हरियाणा विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा एग्जिट पोल है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव टालने की गुजारिश की है। कारण बताया है कि लॉन्ग वीकेंड है, लोग छुट्टी पर चले जाएंगे। असल बात यह है कि लोगों के छुट्टी पर जाने का नहीं, खुद की छुट्टी होने का डर सता रहा है, इसीलिए ये लोग लेटर लिखकर पूरे मामले पर चुनाव टालने की बातें कर रहे हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर हम ऐसे किसी गठबंधन के तहत चुनाव नहीं लड़ सकते जिसका कोई एजेंडा ही ना हो और सिर्फ शेयरिंग के कारण, सीट शेयरिंग के कारण ही बातचीत पूरी हो गई हो। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनकी पार्टी की ओर से घोषणा पत्र जारी किया गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गठबंधन और सीट बंटवारा दूर की बात है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी हमारा एजेंडा अपनाने को तैयार है तो हम कहेंगे कि उन्हें सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, हम उनका पालन करेंगे क्योंकि मेरे लिए कश्मीर की समस्या एक बड़ा मुद्दा है, यानी सीट शेयरिंग कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, इसके लिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीट नहीं भी मिलेगा तब भी वो चाहते हैं कि केवल एजेंडे को आगे किया जाए। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। विधानसभा से इस्तीफा देने का मतलब यह है कि दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की तैयारी कर रहे हैं। साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह की ओर से एक वीडियो शेयर किया गया। दोस्तों उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आरएसएस वीएचपी के महासचिव चंपत राय बंसल मंदिर के पैसे को लूटने को लेकर क्या कह रहे हैं सुनिए। श्रद्धा भाव से जनता मंदिर में पैसा चढ़ाती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अनाप शनाप पैसा लुटाएंगे। 200 मूर्ति बना देंगे तो क्या आप उनको 75-75 लाख रुपए बांट देंगे? वैसे भी आर्थिक घपले के गंभीर आरोप पहले से ही लगते आ रहे हैं। साथ हरियाणा के सीएम सीट बदलेंगे, पंजाबी वोट बैंक समेत 3 बड़ी वजह बताई जा रही है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी विधानसभा चुनाव में करनाल सीट छोड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उच्च सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व उनके लिए नई सीट तलाश रहे हैं। 3 सीटों का विकल्प तैयार किया गया है। कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट को फेवरेट माना जा रहा है। सैनी कुछ महीने पहले लोकसभा के साथ हुए उपचुनाव में करनाल विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर आए थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सीएम नायब सैनी की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जा रहा है तो ऐसे में उन्हें किसी कड़े मुकाबले में नहीं फंसाना चाहती है पार्टी। इसी वजह से जातीय समीकरण से लेकर भारतीय जनता पार्टी आधार वाली सेफ सीट ढूंढने की कोशिश कर रही है। खास बात यह है कि सीएम सैनी खुद भी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि वो करनाल से चुनाव लड़ेंगे। 2 दिन पहले पंचकुला में उनकी मीटिंग के दौरान उन्होंने इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर छोड़ दिया था। दोस्तों यानी जातीय समीकरण के आधार पर बीजेपी अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को चुनाव जिताने की कोशिश कर रही है। साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुक्रवार को राज्य में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के सभी दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के बारे में हुड्डा ने कहा कि हमारा समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन है, लेकिन यह केंद्रीय स्तर का गठबंधन है, राज्य आधारित गठबंधन नहीं है। हरियाणा में हमारा कोई गठबंधन नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा सभी दलों के साथ में गठबंधन है, लेकिन राज्य स्तर पर ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई चर्चा भी नहीं चल रही है। यानी समाजवादी पार्टी के साथ अगर गठबंधन करना होगा तो उस पर कांग्रेस पार्टी विचार कर भी सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ तो कहीं किसी राज्य में विधानसभा को लेकर गठबंधन भी नहीं है। साथ साथ दोस्तों पंढरपुर विधानसभा के अंदर क्या कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। एक और बड़े नेता की घर वापसी होने वाली है। अभिजीत के कारण दूर
दूर हुए भागीरथ भालके की शरद पवार गुट में वापसी की संभावनाएं हैं। पंढरपुर विधानसभा चुनाव को लेकर मुंबई में शरद पवार से उनकी मुलाकात हुई है। भागीरथ भालके ने कहा कि वो आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार लाने पर जोर दे रहे हैं। फिलहाल वहां बीजेपी के साधन अवतार मौजूदा सांसद है। महाविकास अघाड़ी के कई लोग उनके खिलाफ है। ऐसे में अपनी उम्मीदवारी हासिल करने के लिए शरद पवार से उन्होंने मुलाकात की है। दोस्तों देखते हैं शरद पवार टिकट दिलवाएंगे और क्या उनकी घर वापसी होने वाली है। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव बोले, कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की थकी हुई कार्यशैली ने बिहार को बेरोजगारी और गरीबी में नंबर 1 बना दिया है। सत्ता में काबिज एनडीए के दल सिर्फ मलाई खा रहे हैं, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी यादव के इस टिप्पणी पर आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों।